गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंट के अंदर हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द के बारे में और जानकारी लेंगे। आज हम पारिभाषिक शब्द सीखेंगे। तो पारिभाषिक शब्द सीखेंगे तो पारिभाषिक शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहले देखें तो संपत्ति के प्रकार। तो संपत्ति के प्रकार के अंदर सबसे पहले संपत्ति है बिन चालू संपत्ति। अब बिन चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है कि बिन चालू संपत्ति मतलब कि जिसके जो समय आधारित होती है, अर्थात 1 वर्ष से अधिक समय की होती है। मतलब जो संपत्ति हमारे धंधे के अंदर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहने वाली है, वो संपत्ति को हम क्या बोलेंगे? बिन चालू संपत्ति। बिन चालू मतलब समय के आधारित पर हमें ध्यान रखना हो तो हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि जो संपत्ति बिजनेस के अंदर 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए रहने वाली हो, ऐसी संपत्ति मतलब कि बिन चालू संपत्ति, कि जिसको हम बार बार खरीदने बेचने वाले नहीं हैं। जैसे कि ज़मीन है, मकान है, प्लांट है, यंत्र है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, फ्रेंचाइजी वगैरह का समावेश होता है। तो बिन चालू संपत्ति मतलब कि ऐसी संपत्ति जो हमारे बिजनेस के अंदर, जो हमारे धंधे के अंदर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहने वाली है। जैसे कि हमने बिजनेस के लिए ज़मीन खरीद ली और ज़मीन के ऊपर फिर फैक्ट्री बनाने वाले हैं। तो जो ज़मीन हमने खरीदी है वो हम आज खरीदी है तो 1 साल के अंदर अंदर फिर से बेच नहीं देने वाले हैं। बिजनेस के लिए हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली कि जिसके अंदर हम ऑफिस बनाने वाले हैं, तो वो हम 1 साल के अंदर बेचने वाले नहीं हैं। प्लांट खरीद लिए, यंत्र खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया, तो ये सारी संपत्ति ऐसी है जो बिजनेस के अंदर 1 साल से अधिक समय तक रहने वाली है, इसलिए उसको बिन चालू संपत्ति बोला जाता है। उसी के अंदर आगे देखें तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, दृश्य संपत्ति और दूसरी है अदृश्य संपत्ति। अ में लिखा हुआ है दृश्य संपत्ति और ब में लिखा हुआ है अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसी संपत्ति के जो भौतिक अस्तित्व रखती हो, जिसे देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वैसी संपत्ति। दृश्य संपत्ति मतलब कि ऐसी संपत्ति के जो भौतिक अस्तित्व रखती हो, जिसका अस्तित्व हो, जो तुमको दिखाई दे, जो जिसको तुम स्पर्श कर सको, टच कर सको, ऐसी संपत्ति को क्या बोला जाता है? दृश्य संपत्ति। और दृश्य संपत्ति वैसी कौन सी संपत्ति है जिसको तुम देख सकते हो? तो कि भाई जमीन दृश्य संपत्ति है जिसको तुम देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। मकान दृश्य संपत्ति है जिसको तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। उसी तरीके से है प्लांट, यंत्र, कोई व्हीकल बिजनेस के अंदर खरीदा हुआ है, एसी खरीदा हुआ है, फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो ये सब बिजनेस के अंदर दृश्य संपत्ति है जिसको तुम देख भी सकते हो और स्पर्श भी कर सकते हो, वो जिसका भौतिक अस्तित्व है। दूसरे नंबर पे आती है अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति मतलब कि कैसी संपत्ति कि जो संपत्ति अपना भौतिक अस्तित्व न रखती हो, जो तुमको दिखाई ना दे, जो संपत्ति तुमको दिखाई ना दे, ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलेंगे? अदृश्य संपत्ति। जिसे न देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, तुम जिसे देख भी नहीं सकते, तुम जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, ऐसी संपत्ति को अदृश्य संपत्ति बोला जाता है। जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ख्याति है वगैरह, ये सारी की सारी संपत्ति जो है वो कौन सी संपत्ति गिनी जाती है? अदृश्य संपत्ति। तो अदृश्य संपत्ति में से एक आध संपत्ति अगर मैं तुमको समझा दूं तो समझ लो कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है वो हमारे बिजनेस की अदृश्य संपत्ति किस तरीके से बनती है? तो कॉपीराइट जो है वो मोस्टली कौन लेता है? लेखक के जो किताबें लिखता है, कि जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने यहाँ वहाँ घूम घूम के या यहाँ वहाँ से अपने बारे में या जो किताब लिखनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके एक किताब लिखता है। पिक्चर बनाने वाले हैं, गाने बनाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? जब भी कोई गाना बनाते हैं, जब कोई म्यूज़िक लॉन्च करते हैं, पिक्चर लॉन्च करते हैं, मतलब कि मूवी, तो वो लोग क्या करते हैं? उसका कॉपीराइट ले लेते हैं। कॉपीराइट ले लेने का मतलब क्या हुआ कि अब उन्होंने जो किताब ली हुई है वैसी किताब और उसमें लिखे हुए शब्द और कोई अपनी किताब के अंदर उपयोग कर सकेगा नहीं, और करेगा तो जिसने कॉपीराइट लिया हुआ है वो क्या करेगा? सामने वाले के ऊपर केस कर सकता है।
उसके ऊपर पैसों के लिए क्लेम कर सकता है कि भाई तूने मैंने मेरी मेहनत से बनाई हुई किताब या मैंने मेरी मेहनत से बनाई हुई मूवी, सॉन्ग, म्यूज़िक तूने डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया, कॉपी कर लिया, बदले में तुझको इतना क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये कॉपीराइट जो है वो कैसे लिया जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी इस तरीके से कोई लेखक किताब बनाता है या किताब लिखता है तो उसकी एक कॉपी सरकार को जमा करवानी पड़ती है और उसके साथ में थोड़े बहुत रुपए भी देने पड़ते हैं। जैसे समझ लो कि अपने एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि भाई किताब एक छापी है, बनाई है और उसके लिए उसको 10,000 रुपये कॉपीराइट लेने के लिए सरकार को देने हैं। तो वो 10,000 रुपये कॉपीराइट के लिए सरकार को देगा। सरकार देख लेगी कि हाँ भाई चलो उसने जो किताब बनाई है वो पहले किसी और ने तो नहीं बनाई है ना, और फिर सरकार को सही लगेगा तो क्या करेंगे, वो लोग उसको अधिकार दे देंगे कि भाई ये किताब अब तुम्हारी कॉपीराइट हो गई है, अब ये किताब और कोई व्यक्ति छाप भी नहीं सकेगा तुम्हारी परमिशन के बिना, या और कोई व्यक्ति इसमें लिखा हुआ जो लैंग्वेज है वो किसी और लैंग्वेज में भी रूपांतर नहीं कर पाएगा। जैसे हिंदी में लिखी हुई किताब है, अगर उसको इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, ऐसी कोई भी भाषा में ट्रांसफ़र करना है, रूपांतर करना है, तो उसको सबसे पहले जिसने मेन लैंग्वेज में किताब लिखी है उससे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। आप अपनी नवनीत की कोई भी किताब या गाइड की कोई भी किताब या कोई लेखक की कोई भी किताब देख लोगे ना, तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है कि आप देखोगे ना तो नीचे छोटे अक्षर में लिखा होगा, एक सी किया होगा, सी लिखा होगा, उसके ऊपर राउंड किया होगा कॉपीराइट करके, और उसके बाजू में लिखा होगा कि भाई इस तरीके से ये किताब और कोई व्यक्ति यूज़ कर पाएगा नहीं। तो ये जो है वो अदृश्य संपत्ति है जिसको आप देख नहीं सकते। कॉपीराइट के लिए आपको एक कागज ही मिलेगा जिसको आप क्या करोगे, देख नहीं सकते, पर वो क्या है, आपकी संपत्ति है, ऐसा ही गिना जाता है।